प्यारे बच्चों, इसके पहले कालांश में हमने वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ 15 नीलकंठ भाग 5 पढ़ लिया। इस पाठ द्वारा हमने देखा कि कुब्जा का स्वभाव प्रेम मिलाप का नहीं था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। यहाँ तक कि उसने राधा को भी नीलकंठ से अलग कर दिया था। कुब्जा उन्हें साथ नहीं रहने देती थी। उन्हें साथ देखकर वह राधा को चोंच से मारने दौड़ती। उसने मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच दिए थे। नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता था, लेकिन कुब्जा उसके पास रहना चाहती थी। उसने राधा के अंडे फोड़कर पैरों से छितरा दिए। लेखिका के दाना देने पर वह पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, परंतु आज नाम पुकारे जाने पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। यहाँ तक का पाठ हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पाठ 15 नीलकंठ भाग 6 पढ़ना शुरू करते हैं। लेखिका है महादेवी वर्मा। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। शब्दार्थ है स्तबक यानी गुलदस्ता, संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, प्रवाहित यानी बहता हुआ, चंद्रिका मतलब चंद्रमा का प्रकाश या मोर पंख का चंद्राकार चिन्ह, बिंबित प्रतिबिंबित यानी छाया प्रतिछाया, निश्चेष्ट यानी कि बेहोश, प्रतीक्षा इंतजार, कोलाहल शोर, अभी लेखिका के पुकारे जाने पर भी नीलकंठ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वास्तव में उसका अंत हो गया था, परंतु ऐसा क्यों हुआ उसका उत्तर नहीं मिल पाया। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी और ना ही उसके रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान था। लेखिका नीलकंठ को शाल में लपेटकर संगम ले गई। अभी संगम का मतलब है गंगा, यमुना, सरस्वती इन नदियों का मिलन स्थान, और गंगा के बीच धारा में नीलकंठ को प्रवाहित किया यानी बहा दिया। तब मोर के पंखों की चंद्रिकाओं की परछाई गंगा की
जलधारा पर दिखाई दे रही थी। मानो ऐसे लग रहा था जैसे गंगा का चौड़ा पाट विशाल मयूर के समान हो गया है। नीलकंठ के न होने की वजह से राधा बेजान सी कई दिन तक कोने में बैठी रहती थी। इसके पहले कई बार नीलकंठ लौट कर आया था। वैसे ही आज भी वह द्वार पर नजर रख के नीलकंठ की प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार कर रही थी कि वह आ जाएगा। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती रही। वह जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर भागती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में उसे ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। शब्दार्थ है दुकेली यानी जो अकेली न हो। मेघाच्छन्न यानी बादलों से घिरा हुआ। एक दिन कुब्जा आम की डाली से उतरी। उसके सामने कजली नाम की अल्सेशियन कुत्ती आ गई। अल्सेशियन कुत्तों की एक प्रजाति है। अपने स्वभाव के अनुसार कुब्जा ने कजली पर चोंच से प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि कुब्जा का कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम से भरा जीवन समाप्त हो गया। राधा और जालीघर के अन्य जीवों के प्रति उसे द्वेष था और नीलकंठ के प्रति प्रेम था। उसका द्वेष और प्रेम से भरा जीवन इस बार बचाया न जा सका। इन तीनों पक्षियों की प्रकृति लेखिका के जीवन में विशेष महत्व रखती है। जहाँ एक और नीलकंठ सभी पशु पक्षियों का संरक्षण करता था, राधा हर परिस्थितियों में इसके साथ रहती थी। वही कुब्जा नीलकंठ को छोड़कर सभी पशु पक्षियों के प्रति द्वेष की भावना रखती थी। इन तीनों ही पक्षियों ने अलग अलग पक्षी प्रकृति का लेखिका को परिचय कराया। अभी राधा आज भी नीलकंठ के इंतजार में ही थी। आषाढ़ में मेघों के उमड़ने पर वह कभी ऊंचे झूले पर बैठकर तो कभी अशोक की डाल पर बैठकर ऊंची आवाज से केका कर नीलकंठ को पुकारने लगती, उसे आवाज देती रहती थी। तो बच्चों, ये हमारा नीलकंठ पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत उसी तरह हुआ जैसा परिवार में नववधु के आगमन पर होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर
गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और तोते एक आंख बंद करके निरीक्षण करने लगे। दूसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर है, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। लेखिका को उसकी हर चेष्टा आकर्षक लगती थी, परंतु कुछ चेष्टाएं उन्हें बहुत भाती थी, जैसे गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना और पानी पीना तथा गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि। इनके अलावा मेघों की गर्जन ताल पर इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना, लेखिका के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना तथा लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना आदि चेष्टाएं लेखिका को बहुत भाती थी। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमने नीलकंठ के माध्यम से मोर के गुणों को जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।